हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंशु अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हमारे टॉपिक को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द टॉपिक। देखो, बायोडाइवर्सिटी की जो कन्वेंशन है उसके बारे में पता होने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है क्या, बायोडाइवर्सिटी है क्या चीज़। क्योंकि देखो, जब पीपल इन एनवायरमेंट का टॉपिक हम पढ़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन कहीं से भी बन करके आता है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट जो सिलेबस है वही आपके आएगा क्वेश्चन, तो एक वाइड हमें पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशन में बायोडाइवर्सिटी के बारे में लेकर के आई हूँ और कुछ चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अच्छे से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। अगर हम डाइवर्सिटी का मीनिंग समझे तो डाइवर्सिटी क्या होती है। देखो, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं। ठीक है, अलग अलग तरीके से। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कह लो या फिर बायोडाइवर्सिटी कह लो, वन एंड सेम थिंग है, क्योंकि ये एक शॉर्ट फॉर्म है हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि वैरायटी ऑफ लाइफ, ठीक है, जो कि हमारी अर्थ पे पाई गई है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एज वेल एज टू कम्युनिटीज दैट दे फॉर्म एंड देयर हैबिटेट इन विच दे लिव। ठीक है, अगर हम देखें तो उनका रहने की जो जगह है वो भी अलग अलग होती है। ठीक है, उसमें भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, ब्रीड्स हैं, एनिमल्स अलग अलग तरीके के हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो जीव जंतुओं में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। अब अगर हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में भी हमें एक डेफिनेशन दी गई है बायोडाइवर्सिटी की, आर्टिकल 2 में, उसको एक बार रीड आउट करते हैं हम। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि विभिन्नता एक तरीके से वेरिएबिलिटी है अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्स, सभी सोर्सेज से, जिसको जैसे हम टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड अदर इक्वेटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, एंड इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेज ऑफ विच दे आर पार्ट। दिस इंक्लूड डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज, बिटवीन स्पीशीज ऑफ इकोसिस्टम। अगर हम देखें तो स्पीशीज में डाइवर्सिटी है और उनके इकोसिस्टम में भी डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं। और कंजर्वेशन का अगर हम मतलब समझे तो कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्शन करना, प्रिजर्व करना, मैनेजमेंट करना और रिस्टोरेशन करना वाइल्ड लाइफ की, नेचुरल रिसोर्सेज की, such as forest and water. ठीक है, through the conservation of biodiversity and survival of many species and habitat which are threatened due to human activity. तो कंजर्व करना है हमें उन इस बायोडाइवर्सिटी को, सर्वाइव कर सके ये, ताकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से थ्रेटन हो रहे हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसी जातियां हैं, जीव जंतु हैं जो विलुप्त होने की कगार पे भी हैं, तो उनको प्रिजर्व करना है। दिस इज़ एन अर्जेंट नीड। तो देखा जाए तो ये बहुत ही अर्जेंट नीड है कि हम सिर्फ मैनेज ही नहीं करें और कंजर्व ही नहीं करें इन बायोटिक वेल्थ को, बल्कि इनका जो इकोसिस्टम है डिग्रेड होता जा रहा है उसको भी हम उसके लेवल पर लेकर के आए। ठीक है, रीस्टोर करें जो डिग्रेड हो रहा है उनका इकोसिस्टम, उसको। ओके, अब देखो इसी में ही आगे हमारे, अगर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के में देखें तो दो तरीके से कंजर्वेशन कर सकते हैं हम। इन सीटू कंजर्वेशन होता है और एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या देखो मतलब है कि ऑन साइट कंजर्वेशन। ओके, मींस कि जहाँ वो नेचुरली प्लांट्स हैं या एनिमल स्पीशीज़ हैं, जो भी हैं नेचुरल हमारे स्पीशीज़, वो सब जहाँ पे नेचुरली उनका हैबिटेट है या फिर जहाँ पे उनकी उत्पत्ति हुई है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, वहीं पे ही उनको कंजर्व करना, उनको संरक्षण प्रदान करना, प्रोटेक्ट करना, इस प्रोसेस को हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, और ये देखा जाए तो हमारा अप्लाइड होता है एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी इन एग्रो फॉरेस्ट बाय फार्मर्स। ठीक है, जहाँ पे अनकन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती है। इन सीटू कंजर्वेशन इज बीइंग डन बाय डिक्लेयरिंग एज ए एरिया प्रोटेक्टेड एरिया, जहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं, देखो कोई एरिया है जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट है उन स्पीशीज़ का, और वहीं पे हम उसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे हमारी नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सेट्रा है। ठीक है, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है कि आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट हम उनको कंजर्व करके रखते हैं। ठीक है, दिस इन्वॉल्व कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक resources as well as wild and cultivated or species and draws on a diverse body of techniques and facilities. Such strategies include establishment of biotechnical gardens हो गए, जैसे हमारे zoos हैं, conservation strands and genre, pollen seeds, seedling, tissue culture and DNA banks etc. ये सब हमारे ex situ conservation में आते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दो टाइप की होती है, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। और इन सीटू के अंदर हमारी आ जाती है जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्सेट्रा। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन बन सकता है हमारा। ठीक है, एक मिनट। देखो, क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि पूछा जा सकता है कि इन सीटू में हमारी कौन कौन से आते हैं, कोडिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह से एक्स सीटू में तो हमें पता होना चाहिए। इनको एक बार आप रीड आउट कर दे लेना कि इन सीटू में कौन से आते हैं, और एक्स सीटू में जैसे सीड बैंक्स आ गए हमारे, जनरे बैंक्स हैं, लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग एक्सेट्रा। तो ये सब आप एक बार रीड आउट करना। ओके, क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा आया हुआ है ये दिसंबर
2019 का क्वेश्चन है ये हमारा। देखो क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन नहीं है, जबकि एक जनरल क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व पूछे हुए हैं कि क्या होते हैं। ऑप्शंस दी हुई हैं हमें, कोडिंग में क्वेश्चन है। एरिया कंप्राइजिंग टेरेस्ट्रियल, मैरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम मॉनिटरिंग बाय नेशनल गवर्नमेंट। एरिया वेयर थ्रेटन्ड एनिमल एंड प्लांट्स आर केप्ट इन देयर हैबिटेट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो है 1 और 2। इट मीन्स ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ओके, यानी कि एरिया कंप्राइजिंग टेरेस्ट्रियल, मैरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम एंड मॉनिटर बाय द नेशनल गवर्नमेंट। ओके, बायोस्फीयर ये होते हैं हमारे रिजर्व्स। अब चलते हैं हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, जो हमारा मेन टॉपिक है सिलेबस का। तो अगर हम इसको देखें तो देखो इसको कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी। तो मैंने आपको बताया है बायोलॉजिकल और बायोडाइवर्सिटी सेम, वन एंड सेम थिंग। ठीक है, अब देखो यह कहाँ से ओरिजिन हुआ इसका। अगर हम देखें ना तो हमारी जो अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में 5 जून 1992 को, जो मेन इंपॉर्टेंट जहाँ से हमारी कहानी हमेशा स्टार्ट हुई है, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल की है, पेरिस क्लाइमेट चेंज की है, तो यहीं से हमारी कहानी हुई है शुरू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की भी। क्योंकि जब बात हुई थी कि देखो वैसे रियो डी जेनेरियो में हमारे आउटकम्स थे, एक तो हमारा क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हुई थी, ठीक है, एक बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात हुई थी, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसके हमारे जो हमारा एजेंडा 21 है, ठीक है, वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। और क्लाइमेट चेंज के लिए हमारा यूएनएफसीसी बना था, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी के लिए हमारा आया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और अगर हम देखें लीगली बाइंडिंग, उसमें जो रियो डी जेनेरियो में हमारे लीगली बाइंडिंग, अगर हम देखें कि कौन कौन से हमारे रहे थे प्रोजेक्ट्स, तो वो थे हमारे, पहला था हमारा यूएनएफसीसी जिसकी कॉप्स होती हैं ना, मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ यूएनएफसीसी की सारी चीज़ें। ठीक है, फिर उसी के अंदर हमारा क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस क्लाइमेट है उन्हीं की कॉप्स में। और दूसरा हमारा था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये था हमारा कि कहाँ कहाँ डेजर्टिफिकेशंस हो रहे हैं वो। और लास्ट था हमारा सीबीडी, यानी कि जो अब हम करेंगे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये भी प्रोडक्ट हम कह सकते हैं एक तरीके से अर्थ समिट जो रियो डी जेनेरियो में हुई थी उसी का ही है। ये लीगली बाइंडिंग एक तरीके से हमारी कन्वेंशंस हैं। अब देखो इसके जो हमारे मेन गोल्स हैं वो 3 गोल हैं। ठीक है, पहला है द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसके लिए हमारी कॉप्स होती हैं यानी कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़ होती हैं। ठीक है, जिसकी पूरी डिटेल मैंने एंड में दी हुई है नोट्स में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके साथ साथ में ईची टारगेट्स थे इसके लिए। ठीक है, ईची टारगेट्स। ठीक है, और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ कंपोनेंट्स के लिए हमारे जो आया वो था हमारा यहाँ इसके लिए भी हमारी कॉप्स होती हैं सस्टेनेबल यूज़ ऑफ कंपोनेंट्स के लिए। एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए हमारा नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल बना। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में मेन पॉइंट्स देखें तो वो है, देखो कि इसका जो एंटर इनटू फोर्स हुआ ये कब आया हमारा। ठीक है, मेनली वो है 1993 में, 29 दिसंबर 1993 में। पार्टीज़ हैं इसमें 196, सिग्नेटरीज हैं 168। साइन कब हुआ, ये हमारा 5 जून 1992 को, बट इफेक्ट कब से हुआ, 29 दिसंबर 1993 को। ठीक है, अगर फंड्स की बात करें कि फंड्स कहाँ से मिलेगा, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से हम यहाँ इसको फंड मिलेगा। सेक्रेटरीट है इसका मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आप अच्छे से रिटेन रखना है आपको। ठीक है, अब देखो इसके 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स हुए, कार्टेजिना प्रोटोकॉल और नगोया एग्रीमेंट। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये सब है, ये दोनों एग्रीमेंट हैं क्या, क्योंकि ये दोनों ही मेन पॉइंट हैं इसके। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं यूएनएफसीसी के अगर हम मेन पॉइंट्स देखें तो क्या थे, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट, इसकी भी कॉप्स हुई और इसकी कॉप्स में भी ये 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स हुए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। तो देखो कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन बायोसेफ्टी एज ए सप्लीमेंट टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फैक्ट कब से हुआ ये शुरू, 2003 में हमारी कॉप हुई थी
1990 तब से। द बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल सीक्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क पोज्ड बाय जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम देखें कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से हमारे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए हमारा बना था कार्टेजिना प्रोटोकॉल। तो मेन पॉइंट है ये हमारा एलएमओज होती हैं हमारी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एलएमओज होती हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो कि बन रही हैं हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से, उनको कंजर्व करने के लिए बनाया गया हमारा कार्टेजिना प्रोटोकॉल। इट वाज नेम्ड इन ऑनर टू कार्टेजिना कोटम्बिया वेयर नेगोशिएशन वर एक्सपेक्टेड टू कंक्लूड इन February 1999. 1 year later, January 29, 2000, the protocol was finalized and adopted in Montreal, Canada, by unanimous consent of 135 countries present. ठीक है। The required number of 50 instrument of rectification, access, approval, acceptance by the countries were reached in May 2003. ठीक है। अगर हम देखें तो एक्वायर जो हुआ रेटिफिकेशन और पूरा प्रोसेस एक्सेप्टेंस का हुआ वो हुआ मई 2003 में। ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इट्स आर्टिकल 37 द प्रोटोकॉल एंटर्ड इनटू फोर्स। अगर हम देखें कि कब ये फोर्स में आया एक्चुअल में, तो वो आया 11 सितंबर 2003 में। एज ऑफ February 2018 द प्रोटोकॉल, अब देखें February 2018 तक देखें तो 171 पार्टीज़ हैं इसमें, विच इंक्लूड्स 168 यूनाइटेड मेंबर स्टेट हैं, स्टेट ऑफ पेस्टिलाइन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन भी इसके अंदर है। ओके अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, मेन हमारा ऑब्जेक्टिव देखना है इसको कि इसका किस उद्देश्य से इसको लाया गया है। आर्टिकल 1 ऑफ प्रोटोकॉल स्टेट्स दैट द एम्स टू कंट्रीब्यूट टू इंश्योरिंग एन एडिक्वेट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इन द फील्ड ऑफ सेफ ट्रांसफ़र हो, हैंडलिंग हो, यूज़ ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग से हमारे मॉडर्न ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। एक तरह से हम समझ सकते हैं लेमन भाषा में समझे तो हमारे पास मान लो कुछ क्रॉप है, तो अगर हम उसी बायोटेक्नोलॉजी से उसको मॉडिफाइड करके कोई और डिफरेंट तरीके की क्रॉप बनाते हैं, ठीक है, दो को मिक्स करके, तो वो हमारा लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। जैसे अलग तरीके के बैंगन आ रहे हैं या अलग तरीके का कुछ मॉडिफाई करके कोई वेजिटेबल आ रही है, तो वो होते हैं हमारे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये सिर्फ प्लांट्स में नहीं है, ये एनिमल्स में भी हैं। ठीक है। तो मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये हो सकता है कि इनका जो ट्रांसफ़र हो रहा है या इनकी हैंडलिंग हो रही है उससे कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़े हमारे कंजर्वेशन में या सस्टेनेबल यूज़ जो हो रहा है हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। टेक आल्सो इनटू अकाउंट रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ। बिल्कुल ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी रिस्क हो सकता है, क्योंकि अगर आप कुछ और प्रजाति की कुछ और ब्रीड्स बना रहे हैं, ठीक है, जो कि नेचुरल नहीं है, क्योंकि क्या है बायोटेक्नोलॉजी से आप नेचुरल नहीं बना रहे ना, आप अपने हिसाब से बना रहे हैं उसको। ठीक है। इन शॉर्ट इट सीक्स प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो उसका एक तरीके से सेफ ट्रांसफ़र हो, उसकी हैंडलिंग अच्छे से हो। ठीक है। वो पहले उसके जो प्रिकॉशनरी देखा जाए कि क्या वो सही तरीके से है, या और अगर उसको कंज्यूम करते हैं ह्यूमन तो क्या वो सेफ़ है या नहीं। तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारा कार्टेजिना प्रोटोकॉल का। कार्टेजिना प्रोटोकॉल में क्या क्या कवर हो रहा है, कवर्स द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, कि किस तरीके से उसका मूवमेंट होगा। अगर देखो किसी देश में मना किया गया है कि हम इस ब्रीड्स को नहीं अपनाते, तो उसका ट्रांसफ़र वहाँ नहीं होना चाहिए। ट्रांजिट, हैंडलिंग एंड यूज़ ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दैट मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टेकन इनटू अकाउंट रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ। तो वही है हमारा प्रोटोकॉल कवर कर रहा है इस चीज़ को। अब इसमें कवर क्या नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट जो ड्राइव होंगे एलमो से। अगर कोई ऐसा एलमो है जिसको एक्सेप्टेंस मिल गई है, ठीक है ना, और जैसे अब उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, फिर उसके बाद जैसे पेपर फ्रॉम जीएम ट्रीज हो गया, ठीक है, एलमोज विच आर फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन दैट आर एड्रेस्ड बाय रिलीवेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, जो दूसरे हमारे एग्रीमेंट में कवर ऑलरेडी हो रहे हैं, तो वो इस प्रोटोकॉल में हमारे कवर नहीं होंगे कार्टेजिना में। ओके, अब फंक्शंस देखते हैं। देखो
क्या क्या है। इट असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ इन बिल्डिंग देयर कैपेसिटी फॉर मैनेजिंग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। बिल्कुल, ये देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनको असिस्ट करेगा, ठीक है। इट क्रिएट्स एन एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट। अगर इसमें देखा जाए तो सबसे पहले एडवांस AIA यानी एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट बनाया जाता है। इसका प्रोसीजर है कि एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट करेगा इंपोर्टिंग कंट्री को ये एलएमओस जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी से बने हैं, चाहे वो सीड्स हों या प्लांटिंग फिश वट एवर इट इज़, तो उसको एडवांस इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। AIA है यानी कि उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है कि उसको यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से उसको रखना है, मैनेज करना है, हर चीज़ की एडवांस इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके क्या क्या, अगर उसमें कुछ टॉक्सिक है तो वो भी बताना है, और कुछ अगर कोई भी पूरी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देनी है, एडवांस इन्फॉर्मेशन, ओके। इट एस्टेब्लिश एन इंटरनेट बेस्ड बायो सेफ्टी clearing house, sorry, to help countries exchange scientific, technical, environmental and legal information about LMOs। तो यहाँ पे हमें एक इंटरनेट बेस्ड बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस भी बनाना है जो हेल्प करेगा एक्सचेंज करने में साइंटिफिक, टेक्निकल एंड एनवायरमेंटल लीगल इन्फॉर्मेशन देने में एलएमओस की, ठीक है। इट कंटेन्स रेफरेंस टू प्रिकॉशनरी अप्रोच। तो कुछ हमें प्रिकॉशनरी अप्रोच रखनी है, रीइन्फॉर्म करना है प्रिकॉशन लैंग्वेजेस को इन प्रिंसिपल 15 टू रियो डिक्लेरेशन में जो हमारी कही गई थी। तो प्रिकॉशनरी मेजर को हम आगे देखेंगे कि क्या है ये। दोनों चीज़ें यहाँ पे टर्म आई हमारी AIA और दूसरी हमारी आई यहाँ पे क्लियरिंग हाउस, और फिर उसके बाद आई हमारी प्रिकॉशनरी मेज़र। तो हमें इन सबको वन बाय वन समझेंगे कि असल में ये चीज़ है क्या। एडवांस इन्फॉर्म एग्रीमेंट क्या है। द प्रोटोकॉल मेन मैकेनिज्म इज its advanced information requirement. It is a procedure that may be followed before the first intentional transboundary movement ऑफ एन LMO इंटू इन्वायरमेंट ऑफ इम्पोर्टिंग कंट्री। अगर हमारी फर्स्ट ट्रांसफ़र हो रही है, फर्स्टली हम उस LMO को एक्सपोर्ट करें, तो हमें क्या करना है, मस्ट प्रोवाइड द नोटिफिकेशन टू इम्पोर्टिंग कंट्री कंटेन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देनी है LMOs के बारे में। रिस्क अगर कोई है उससे तो वो बताना है, उसके रेगुलेटरी स्टेटस बताना है इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री। द इम्पोर्टिंग कंट्री मस्ट एक्नॉलेज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन विद इन 90 डेज। 90 दिनों के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। वेदर नोटिफायर शुड प्रोसीड अंडर द डोमेस्टिक रेगुलेटरी सिस्टम अंडर द प्रोटोकॉल प्रोसीजर, ठीक है। इन आइदर केस इंपोर्टिंग कंट्री मस्ट डिसाइड वेदर टू अलाउ द इम्पोर्ट विद और विदाउट कंडीशन और डिनाई इट इन विद इन 270 डेज। तो देखो कोई भी केस में यानी कि वो इन्फॉर्मेशन देता है या नहीं देता है, तो 270 दिन में 270 डेज़ में उन्होंने बता देना कि हम इसको अलाउ करेंगे इंपोर्ट करने के लिए या नहीं, या फिर कोई कंडीशन के साथ इसको इंपोर्ट करेंगे। और जो एक्सपोर्टर कंट्री है उसने विद इन 90 डेज़ एक्सपोर्ट करने से पहले उसे LMOs के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कोई रिस्क है उससे एसोसिएटेड या कुछ भी इन्फॉर्मेशन है कि इसको यूज़ कैसे करना है, उसके कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, वो सब उसने सारी चीज़ें बतानी हैं इम्पोर्टर कंट्री को, ओके। अब देखो को बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस BCH क्या है कि ये इस्टेब्लिश करेगा, एक फैसिलिटी देगा एक्सचेंज करने के लिए कि साइंटिफिक, टेक्निकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल इन्फॉर्मेशन दे सकें हम, ठीक है। अपना जो एक्सपीरियंस है LMOs के साथ वो असिस्ट पार्टी के साथ हम बता सकें, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर सके, और इस प्रोटोकॉल को जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है उसको हम एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। अब आगे रिस्क असेसमेंट। देखो रिस्क असेसमेंट में क्या है, कोई भी प्रोटोकॉल है उसका जो डिसीजन है प्रपोज्ड इम्पोर्ट्स बी बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट, ठीक है। रिस्क असेसमेंट का मतलब है कि देखो कोई भी अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं LMO को, तो उससे रिलेटेड कोई रिस्क हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, पीछे बात हो रही थी कि BT बैंगन्स होते हैं, ठीक है, और वो जो उनकी ब्रीड्स है वो काफ़ी हार्मफुल है ह्यूमन्स के लिए, तो उनका इंपोर्ट करना रिस्की माना गया और उसको फिर इंपोर्ट बैन किया गया, बट फिर भी उसका इंपोर्ट हो रहा है। तो देखा जाए तो ये प्रोटोकॉल ये कह रहा है कि अगर कोई कंट्री है
कंट्री किसी भी एलएमओ को कोई नई ब्रीड आई है तो उसको अगर इंपोर्ट करना चाहती है तो उससे रिलेटेड जो भी रिस्क हैं उसका असेसमेंट कर ले, ठीक है। रिस्क असेसमेंट मस्ट बी अंडरटेकन इन साइंटिफिक मैनर में होना चाहिए, बेस्ड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स, टेकिंग इनटू अकाउंट एडवाइस एंड गाइडलाइंस डेवलप्ड बाय द रिलीवेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि रिलीवेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जहाँ से हम एडवाइस भी ले सकते हैं, ठीक है। लैक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक कंसेंसस मस्ट नॉट नेसेसरी बी इंटरप्रेटेड एज इंडिकेटिंग ए पार्टिकुलर लेवल और रिस्क और एब्सेंस ऑफ रिस्क और एन एक्सेप्टेंस रिस्क। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको ले लेना है, उनको इंपोर्ट कर लेना है। आप ये जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। रिस्क एसोसिएटेड विद एलएमओज एंड प्रोडक्ट देयर शुड बी कंसीडर्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ रिस्क पोज्ड बाय द नॉन मॉडिफाइड रिसिप्टेंट्स एंड पेरेंटल ऑर्गेनिज्म इन लाइकली पोटेंशियल रिसीविंग इन्वायरमेंट, ठीक है। हो सकता है कि कोई भी आप एलोमो ले रहे हैं तो उससे आपके इन्वायरमेंट पे या फिर आपके ह्यूमन के ऊपर उस चीज़ का जब वो कंज्यूम करे तो इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट शुड बी कैरिड आउट एज ए केस बाय केस बेसिस, ठीक है। उस हिसाब से जैसा केस होगा उसके हिसाब से आप मेज़र करेंगे, असेसमेंट करेंगे रिस्क की कि कितना रिस्क है, उस हिसाब से ही फिर आप डिसाइड करेंगे कि हमें इसको इम्पोर्ट करना है या नहीं, ठीक है। Capacity building, the protocol promotes international cooperation to help developing countries acquire sources and capacity to use biological safety and regulate it efficiently. It does this by encouraging member government to assist with scientific and technical training to promote the transfer of technology, knowledge and finance resources. Government also expected to facilitate greater involvement ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो एक तरीके से हमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है सेफ्टी के लिए, कि बायोटेक्नोलॉजी से जो भी एलमोज आ रहे हैं वो किस तरीके के हैं, उनका हमें देखना है कि उससे हमें कोई रिस्क तो नहीं है। इस तरीके से हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है ताकि हम इसको रेगुलेट कर सके एफिशिएंटली, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी है। देखो क्या होता है, जो अभी पीछे मैंने अभी आपको बात कही कि बीटी बैंगन्स आए जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं थे और उनको इंपोर्ट के लिए मना भी किया गया, फिर भी वो इंपोर्ट हो रहे हैं इलीगल शिपमेंट्स या फिर किसी और तरीके से। तो अगर हम पब्लिक को अवेयर करें कि आपने ये खाने ही नहीं है इस तरीके की, इस ब्रीड के, वो इस तरीके से दिखते हैं, अगर पब्लिक में अवेयरनेस होगी तो कोई इन्हें खरीदेगा ही नहीं, तो फिर उत्पादन कहाँ से होगा, तो इलीगल वर्क भी नहीं होंगे, ठीक है। Member government must commit themselves to promote public awareness, ensuring public access to information and public consultation. And the protocol recognizes that the national measures are important to make its procedure effective. Nations must also take measures to prevent illegal shipments ना हो, accidental releases ना हो LMOs के, तो इसके लिए भी public awareness बढ़ानी चाहिए, ओके।
हो सकता है। अगर हम सबके साथ शेयर करेंगे तो सबका डेवलपमेंट होगा, सबका साथ सबका विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी उससे। ठीक है, फाइंडिंग ए प्रैक्टिकल वे, एक प्रैक्टिकल वे बनाया जाए जिससे वो शेयर करें इन बेनिफिट्स को, हैज़ बीन पार्टिकुलर कंसर्न टू द बायोडाइवर्सिटी रिच जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनसे। ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से यूज़ कर सकें इन चीज़ों को। हावेवर वेरी फ्यू कंट्रीज़ हैव इम्प्लीमेंटेड, बहुत कम कंट्रीज़ ने फिर भी इसको इम्प्लीमेंट किया है, ट्रांसपेरेंट एक्सेस सिस्टम बनाया है। ठीक है, अनटिल नाउ अगर हम अभी तक भी देखें तो ग्लोबल स्टैंडर्ड जो एक कोहर्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो है उसका रिजल्ट नहीं आया है, और ऑब्स्टेकल्स अभी भी हैं यहाँ पे, और एक जो एक कह सकते हैं ना पोटेंशियल वैल्यूएबल आउटकम्स आना चाहिए वो नहीं आया है अभी तक। ठीक है, कुछ देखो यहाँ पे इची टारगेट्स भी बनाए गए नगोया प्रोटोकॉल में, उसमें 20 ग्लोबल टारगेट्स थे जिनको कहा गया कि एक स्ट्रेटेजिक प्लान के थ्रू हम 2011 से लेकर के 2022 तक हमें इनको पूरा करना है। बाय यूएन 2011 से 2020 डिकेड्स इज डिक्लेयर्ड। अब देखो यूएन ने क्या डिक्लेयर किया 2001 से लेकर के 2020 को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिकेड के रूप में डिक्लेयर कर दिया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है हमारा, ठीक है, कि हमारा कौन सा डिकेड है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिकेड है, तो वो है 2011 से 2022। और 5 स्ट्रेटेजिक गोल दिए गए। पहला गोल था हमारा एड्रेस द अंडरलाइंग कोज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, यानी कि हम देखें कि किस वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, उसको एड्रेस करें, उसके मेन रीजंस को पहचानें। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे सोसाइटी है, वो दोनों ही इस चीज़ को पहचाने। रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी पे बिल्कुल डायरेक्ट प्रेशर ना डालें। एक प्रमोट करें सस्टेनेबल यूज़ हो उन चीज़ों का, ठीक है, सभी यूज़ कर सकें उन चीज़ों को। एनहेंस द बेनिफिट टू ऑल फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, जो इकोसिस्टम सर्विस है उसका इन्हेंस करें और उनका कह सकते हैं कि बेनिफिट सबको हो। ठीक है, इन्हेंस द इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेटिंग प्लानिंग नॉलेज एंड मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। बिल्कुल डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी यहाँ पे बात कह सकते हैं हम कि इन्हेंस करें इम्प्लीमेंटेशन, उनका पार्टिसिपेटरी प्लानिंग करें उनके साथ, और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी बढ़ाएं। ठीक है, इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय सेफ गाइडिंग इकोसिस्टम स्पीशीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इम्प्रूव करें स्टेटस को, बायोडाइवर्सिटी के सेफ करें उनको कंजर्व करें, उनका एक सस्टेनेबल यूज़ हो और सबको बेनिफिट मिले उसका। ओके, यही थे हमारे ईची टारगेट्स। दैट इज़ ऑल फॉर ईची टारगेट्स। ओके, एंड देखो कॉप मैं आपको दिखा देती हूँ कि बायोलॉजिकल जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुई है उसकी 15 कॉप जो है वो हमारी 2021 में होएगी। ठीक है, इसकी जगह है हमारी चाइना में होगी, ये कुनमिंग में। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद एक मिनट, जो फर्स्ट कॉप है वो भी हमारी इम्पॉर्टेंट है जो हुई 1994 में। ठीक है, बहामास में। और जो हमारी कॉप 10 थी जहाँ पे हमारा नगोया में हुई थी जो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, ये यहाँ पे नगोया प्रोटोकॉल बना था हमारा। और एक कॉप हुई थी हमारी 2000 में, है ना, जो हुई थी हमारी कन्वेंशन कार्टाजीना पे, तो वो हमारी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने देख लेनी है कि कौन कौन सी हैं कॉप। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिखाने के लिए कि ये कॉप्स हो चुकी हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडी। ओके, बाय बाय।